हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये टर्म 1 में आपके सेकेंड ऑर्गेनिक का चैप्टर है। इससे पहले हमने रिवाइज कर लिया है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो आपको इस चैप्टर में एक बात का ध्यान रखना है, इनके स्ट्रक्चर्स। जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर हैं, इनमें क्या होता है, ये सारे के सारे कहाँ पे मेनली यूज होते हैं? डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक, फ्रेग्रेंस कंपाउंड, ये सब कुछ बनाने में ये यूज होते हैं। और इनमें इनके फॉर्म, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, तो जैसे कि आपको पता है जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक में सबसे मेन आपके पास क्या होता है? कार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन होना जरूरी है। अल्कोहल लगा होगा तो आपने यहाँ पे क्या लगा देना है? OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देना है। फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल में बेंजीन रिंग लगेगी और उसके ऊपर क्या लगा होगा? OH। ठीक है, और जो आपका ईथर है उसमें क्या होता है? कार्बन, कार्बन का स्केलेटन विद हाइड्रोजन, फिर ऑक्सी ग्रुप लगा होता है, फिर उसके बाद कार्बन, कार्बन का स्केलेटन, वो जितना मर्जी हो सकता है। ठीक है, तो अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो आपके नोट्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फुल आपका एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। एनसीईआरटी में जो जो उनसी लाइन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे सब कवर कर दी गई है, किस तरह से आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में ही एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ से आपके पास 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ना इधर आपको ध्यान रखना है, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो इसमें आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रखे हैं। अल्कोहल का स्ट्रक्चर है ROH, आपको पता है यहाँ से भी और यहाँ से सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं R की जगह CH3 कर दूं तो अब जब कभी भी R हो तो वो CH3 के इक्वल है। ठीक है, मतलब हम इसको लेके चल रहे हैं CH3, तो हमने अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाया CH3OH। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होती है OH। ईथर CH3O, R की जगह CH3 कर दिया। ये सिंपल ईथर है क्योंकि दोनों R सेम है। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है। तो इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH, अल्कोहल, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ये फिनॉल का है, ये ईथर का है। इन अल्कोहल द OH, द ऑक्सीजन ऑफ OH इज अटैच्ड टू अ कार्बन, वो ऐसे कार्बन के साथ लगा है जहां पे सिंगल बॉन्ड है। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड है, फॉर्म्ड बाय कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। अब sp3 कैसे पता लगेगा? अभी बताया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड हो तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी अल्कोहल में OH ग्रुप की, तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ लगा है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, तो यही आपको दिख रहा है। और अगर आपको ध्यान हो, आप यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस देख पा रहे हो, आप देखो ध्यान से। कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 142, और उसका बॉन्ड एंगल कितना है? 108। कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन बेंजीन रिंग का ये कार्बन, कितनी बॉन्ड लेंथ है? 136, बॉन्ड एंगल कितना है? 109। कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड है 141, बॉन्ड एंगल कितना है? 111.7। तो तीनों में ये क्या डिफरेंस है? ये अल्कोहल है, ये बेंजीन रिंग वाला फिनॉल है, ये ईथर है। दिस इज अल्कोहल, दिस इज फिनॉल एंड दिस इज ईथर। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड से लगा हुआ है, ये sp3 है। ये डबल बॉन्ड आ गई तो ये sp2 है, या फिर से सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब आपने +1 क्लास में पढ़ा हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे बॉन्ड एंगल 109.28 होना चाहिए, 109 होना चाहिए। ये sp3 है तो इसका एंगल 109 होना चाहिए। ये ये भी ये आपका सिंगल बॉन्डेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, आपकी OH वाली की सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका बॉन्ड एंगल 10, सारे टेट्राहेड्रल हैं तो 109। ठीक है, यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था? 109। तो क्या फर्क आ रहा है? ये 109 से 108 क्यों हो गया? ये वाले की बात कर रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ का बॉन्ड एंगल जो है sp3 ही होगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से sp3 होना चाहिए। 109 की जगह 108 क्यों है? 109 की जगह 111 क्यों है? फिर ये कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 142 क्यों है? कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 136 क्यों है? यहाँ पे तो 142 141 ही है। तो देखो क्या क्या डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा बॉन्ड एंगल। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल ये वाला 108, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन का 109,
111। तो तीनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग है, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। बॉन्ड लेंथ भी 142, 136, 141। इसकी और इसकी बॉन्ड लेंथ सेम है, इसकी कम क्यों है और बॉन्ड एंगल में डिफरेंस क्यों है? तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। पहला, द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली, कितना होना चाहिए था? 109.28, बट इतना क्यों नहीं है? तो आपने देखा अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। होना कितना चाहिए था इसका बॉन्ड एंगल? 109। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल होने की वजह से ये इसको रिपेल करेगा, ये यहां से रिपेल होगा तो ये आगे की तरफ हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखने लग जाता है। CH3O, जो H इधर था उसको क्या कर लेगी? अब इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन मिलेगी तो यहां से उसको धक्का लगेगा और वो आगे की तरफ आ जाएगा। बॉन्ड एंगल जो 109 होना चाहिए था वो थोड़ा सा कम होके कितना हो जाएगा? 108। द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल। sp3 में कितना बॉन्ड एंगल होता है? 109। अब कितना हो चुका है? 108। आपने पीछे देखा, क्यों हुआ? ड्यू टू द, तो इसका आंसर आप अपने MCQ करो। ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन, किसकी वजह से क्या हो रहा है? जो आपकी रिपल्शन हो रही है, कौन से कौन रिपेल कर रहे हैं? जो ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल होगा, इसको धक्का लगेगा H तो वो आगे की तरफ आ जाएगा। तो देखो पीछे देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये जो डॉट्स दिख रही हैं ये धक्का लगाएंगे H को, H आगे आ जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 की बजाय थोड़ा सा कम होके कितना हो जाएगा? 108। दूसरा क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। बॉन्ड लेंथ 142 होनी चाहिए थी इसमें, अल्कोहल में। कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 142, ये वाली 142, यहाँ पे 136, यहाँ पे फिर कार्बन और ऑक्सीजन की 141। ये डिफरेंस क्यों है? 136 क्यों है? अब इसका रीजन ये है, अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले जब आपको लगे ना बॉन्ड लेंथ थोड़ी अलग है, कार्बन इधर से सिंगल बॉन्डेड है, इधर भी सिंगल बॉन्डेड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये वाला कार्बन जो है डबल बॉन्डेड है, sp2, ठीक है। तो आपको लास्ट वीडियो में जब मैंने बताया था, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन sp, दूसरी बार बोल रही हूँ, sp3, sp2, sp3, आप पीछे वाले sp। तो अब आपने ना पिछले लास्ट वीडियो में भी देख लेना, जितना ज्यादा आपका यहाँ पे s करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, s करेक्टर पीछे चेक कर लेना, जितना ज्यादा s करेक्टर बढ़ता है उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, ठीक है। उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और दूसरे तरीके से अगर आपको s करेक्टर निकालना ना आए तो आप कैसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो? मोर p नंबर, जितना ज्यादा p नंबर बढ़ता रहता है, यहाँ पे p कितना है? 1, यहाँ p कितना है? 2, यहाँ p कितना है? 3, ठीक है। मोर p नंबर, जितना p का नंबर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जितना p नंबर बढ़ता है उतना बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, जितना p नंबर छोटा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी। तो बस p नंबर को बोलते हैं मोर s करेक्टर, वो आप पिछली वीडियो में चेक करोगे। इन फिनोल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू, बस वही यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ गई कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो 136 हो चुकी है, जो कि क्या हो जाएगी? कम हो जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको आ जाता है यहाँ से कि अब अगले से रिलेट करते हैं। बॉन्ड एंगल 109 की बजाय 108 मान लिया, क्यों? किस लिए? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ने H को धक्का लगाया, वो इधर खिसक गया और 109 की बजाय 108 हो गया। अब 109 यहाँ पे भी होना चाहिए था। अब यहाँ पे 111 क्यों है? यहाँ पे 111 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं जो एक जैसे हैं, बल्की ग्रुप लगे हुए हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। ये CH3 और CH3 ये क्या कर रहे हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो मतलब आपके पास एक R ग्रुप लगा है, ये R ग्रुप लगा है, ये R ग्रुप लगा है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 109 से बढ़ के 111 हो जाता है। तो ड्यू टू द इंटरेक्टिव रिपल्शन बिटवीन टू बल्की ग्रुप, ठीक है। तो द पार्शियल यहाँ पे आप पढ़ोगे, नेक्स्ट उसमें आ जाएगा इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर द 2 बॉन्ड पेयर। मतलब आप स्ट्रक्चर बना के देख लो, यहाँ पे आपके पास दे रखे हैं R ग्रुप, फिर O,
फिर R। ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हमने इलेक्ट्रॉन पेयर बना दिए। उसके बाद 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर, 109 की बजाय 111 क्यों है? ड्यू टू द। अब आंसर आपके पास एनसीईआरटी रीड करोगे, एनसीईआरटी में ये आंसर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आपको पता लग रहा है किस वजह से होता है, ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप। ठीक है, बॉन्ड लेंथ उतनी की उतनी है क्योंकि ये भी sp3 है। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एस करेक्टर पे। एस करेक्टर चेक करना नहीं आता, बाई चांस आप भूल जाते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है? मोर एस पी नंबर, जिसका जितना पी नंबर बढ़ेगा, पी नंबर बढ़ते ही पी का नंबर बढ़ेगा, उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां से एस करेक्टर हो गया। अब उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय एसिड। एसिड आपने जब कभी भी आ जाए कौन सा लेना है? या तो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक, मतलब प्रोटिक एसिड लेना है जिसमें H+ आयन हो। एसिड की प्रेजेंस में कैटलिस्ट डालेंगे। एसिड जो है कैटलिस्ट का काम करेगा और साथ में करेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अभी क्या करना है? सिंपल सी आपके पास रिएक्शन दे दी फ्रॉम एल्कीन्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिख दिया वाटर। वाटर को खोल के लिखते हैं HOH। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। सिंपल रिएक्शन दे रखी है, एक और दे दिया CH2 सिंगल CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2O डालेंगे H+ की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब सिंपल रिएक्शन दे रखी है, सिंपल एक कैटलिस्ट डाल रखा है, तो आपने कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपने किस बात का ध्यान रखना है? नेगेटिव पॉजिटिव लगाओगे। यहाँ पे दोनों जगह डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन देखो, इधर भी 2 H लगे हैं, इधर भी 2 H लगे हैं, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आपके पास? डबल बॉन्ड वाला कार्बन, कार्बन पे एक H है, ये कार्बन हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 2 H है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन आपके पास दे रखा होना तो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं मर्जी शिफ्ट कर दो, इधर पॉजिटिव लगा दो, इधर नेगेटिव लगा दो, तो क्या बन जाएगा? CH2 के साथ एक और H आ गया CH3, CH2 के साथ OH आ गया CH2OH। और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो आपने सिंपल कंडीशन मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करना है। मार्कोनिकोफ रूल के साथ क्या होएगा? नेगेटिव पॉजिटिव करो, पॉजिटिव पार्ट जहां पे कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट जहां पे, सॉरी उल्टा हो गया ये, पॉजिटिव पार्ट जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट जहां पे कम हाइड्रोजन है। एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको दे दी, अब दे दिया H2O, HOH मतलब पानी ऐड हो रहा है, हाइड्रेशन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। पॉजिटिव पार्ट जहां पे, जब आपके पास मार्कोनिकोफ रूल हो तब आपने क्या करना है? पॉजिटिव पार्ट जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा? इस पे कुछ नहीं किया, CH3, CH के साथ OH लग गया CH3। ठीक है, तो ये लग गया आपका मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकोफ रूल। अभी आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इसमें कैसे पता लगेगा मार्कोनिक लगाना है या एंटी मार्कोनिक, पहले पढ़ लेते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म में ना, जब आप कोई भी मैकेनिज्म कर रहे हो, आपको ये स्टेप लर्न करने हैं कि क्या स्टेप, क्योंकि आपने MCQ टाइप पेपर करना है तो आपको ये पता हो। जब आपको दे रखा हो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, फिर डीप्रोट। ये दोनों स्टेप सेकंड और थर्ड सेम रहते हैं, कोई भी मैकेनिज्म आप इस चैप्टर के करोगे, बस ये स्टेप नंबर सेकंड चेंज होता है। तो आपको सबसे पहले उन्होंने बोला जो भी मैकेनिज्म आपका आ जाए, इधर है एसिड, आपका फर्स्ट मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है वाटर का ऐड कराना। सेकंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका वाटर का अटैक होगा, ठीक है, हाइड्रेशन मतलब वाटर का अटैक, एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो एसिड यूज होगा तो लास्ट में आके वो वापस भी, ये एसिड का यूज कर रहे हैं, लास्ट में आके वो वापस भी निकलेगा क्योंकि वो कैटलिस्ट है। ठीक है, अब आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर? एरो की डायरेक्शन, क्योंकि आपने मैकेनिज्म लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि अगर कुछ आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो। स्टेप लर्न करोगे,
आपको फिर बता दूं, स्टेप 1 और स्टेप 2 एक जैसे होते हैं। प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ H प्लस का ऐड करना, प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ H+। डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H+। ओनली इन अ सेकेंड स्टेप यू हैव टू लर्न कि करना क्या है मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में अगर हाइड्रेशन करानी है तो मतलब पानी का अटैक कराना है, तो आप सेकंड में लिख दोगे अटैक ऑफ वाटर। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों? क्योंकि ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है इनसे अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसका। ठीक है, दूसरी बात आपको ये 3 स्टेप लर्न हो। प्रोटोनेशन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक, प्रोटोनेशन, लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन इज ऑलवेज सेम, ओनली द सेकंड स्टेप इज चेंज। जो आपको लर्न करना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है या रिमूवल हो रहा है वाटर का। दूसरी बात आपको डायरेक्शन लर्न करनी है, एरो की डायरेक्शन कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक एरो बना लो। ठीक है, ये वाली साइड आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये वाली साइड आपकी क्या होती है, नेगेटिव। तो मैकेनिज्म जब भी कभी स्टार्ट करना होता है ना, आप कंफ्यूज हो गए, मैकेनिज्म बनाना नहीं आ रहा है आपको, कुछ भी दिक्कत आ जाती है, आपको दे दिया वाटर, वाटर के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे एरो कैसे लगाएं। एरो कैसे लगानी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, नेगेटिव के सामने क्या लेके आएंगे, पॉजिटिव। तो इसके बीच में से एरो जाएगा, इसके बीच में से ऐसे एरो जाएगा। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के सामने पॉजिटिव टेल आ जाएगी, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव टेल आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप ये लर्न करना, जहां पे नेगेटिव हो उधर से टेल स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब बाय चांस आपको ढूंढना नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जब कभी भी आपको कोई चार्ज दिख जाता है, जैसे H+ लगा हुआ है या कोई भी चार्ज, ये एरो लगा लेना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के सामने क्या लेके आओगे, नेगेटिव टेल, हेड सॉरी। तो यहाँ पे आपने ऐसे एरो लगा के इसको दूसरी तरफ भेज देना है। तो दो ही, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं वहां से टेल स्टार्ट होती है, जब कभी भी पॉजिटिव पार्ट दिखेगा तो वहां पे हेड स्टार्ट होता है, फिर एरो घुमा देना। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, एरो जो ये दिखाते हैं ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे नहीं ऑपोजिट कर सकते हो आप। तो इन दो बातों का ध्यान रखना। बाय चांस आपसे ये पूछा हुआ आज ये स्टेप क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप सबसे पहले क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स का अटैक हो रहा है कार्बोकेटाइन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स जो है अटैक कर रहे हैं कार्बोकेटाइन, तो क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स किस चीज के, वाटर के, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है कार्बोकेटाइन, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। सपोज आपको ये मैकेनिज्म बना के दे दिया और पूछा इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, आपके पास एल्कीन है, एल्कीन ने इधर देखो क्या किया, एल्कीन ने एक H को अपनी तरफ खींच लिया, ये एल्कीन था, उसने H को खींचा और साथ में इधर देखो, इधर से इधर क्या हुआ, H+ भी ऐड हो गया, प्लस भी ऐड हो गया, और वाटर का कुछ नहीं हुआ। एल्कीन के अंदर H और प्लस का अटैक हो गया, H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटोन, तो इधर क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। क्या बना रहा है वो, कार्बोकेटाइन बना रहा है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, वाटर का अटैक हुआ। थर्ड स्टेप में देखो क्या हो रहा है, इधर से इधर क्या चेंज हो रहा है, H और प्लस बाहर हो रहे हैं, H+ बाहर हो रहे हैं, तो मतलब डीप्रोटोनेशन हो रही है। तो इस तरह से स्टेप लर्न करने हैं। बाय चांस इस स्टेप को उल्टा करके दे दें, ऐसे एरो लगा के पूछे और पूछे कि इसमें क्या गलती है, विच स्टेप इज रॉन्ग, तो आपको ध्यान रखना है एरो, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है वहां से एरो स्टार्ट होता है, जहां पे प्लस है वहां पे हेड आता है, और दो एरो मतलब ये जो होते हैं हमेशा सेम डायरेक्शन में चलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद डाइबोरेन। ठीक है, तो इसमें अब आपको देखो एक बात बता दूं मैं, कब आपने मार्कोनिकोफ रूल लगाना है, कब आपने एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगाना है। आपको एक रिएक्शन दे दी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको दे दिया वाटर ऐड कराना है इन प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोटिक एसिड, H+ डाल दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से वाटर ऐड कराना है डाइबोरेन की प्रेजेंस में, और क्या डालना है आपने यहाँ पे साथ में पेरोक्साइड। ठीक है, तो डाइबोरेन वाली रिएक्शन जो होती है, डाइबोरेन Db2H6, या कई बार इसको कैसे लिखा हो सकता है, BH3 ट्वाइस। ठीक है, तो जब आपके पास सिंपल एसिड डला हुआ है जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करोगे। पॉजिटिव पार्ट जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट जहां पे कम हाइड्रोजन है, क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे आपके पास आ गया OH, CHOH, CH3।
जब डाइबोरेन होगा तब आप फॉलो करोगे एंटी मार्कोनिकोफ रूल। पॉजिटिव पार्ट जहां पे कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। CH3 यहाँ पे H आ रहा है, CH2 CH2OH। अब ना बाई चांस आपको नहीं पता लग रहा मार्कोनिक लगाना है या एंटी मार्कोनिक लगाना है, कोई ऐसे कन्वर्जन दे देते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, मार्कोनिकोफ रूल कब लगाना है? जब आपने सेकंड नंबर पे OH को लगाना है, ठीक है। एंटी मार्कोनिक कब लगाना है? जब आपने फर्स्ट नंबर पे OH को लगाना है। कैसे पता लगेगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर? मार्कोनिक 2 के लिए, एंटी मार्कोनिक 1 के लिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में दिया प्रोपीन को प्रोपेन 1 ओल में चेंज करो, प्रोपेन 1 ओल में, ठीक है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना के देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको प्रोपीन दे दिया, CH3 CH2 CH2OH। क्या क्या फर्क लग रहा है आपको, फिर हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या चाहिए। CH3 CH कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन है? 1 2 3। क्या फर्क है इधर? एक H की कमी लग रही है, 2 H की, और एक O कम लग रहा है, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। देखो कार्बन कितने थे? 1 2 3 1 2 3 बराबर। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6। इधर कितने हैं? 3 4 3 2 5 6 7 8, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की कमी है, मतलब वाटर की कमी है, हमें इसके अंदर वाटर डालना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। अब हमें पता करना है कि OH को लगाना कहाँ है? फर्स्ट नंबर पे लगाना है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे लगाना है। तो जब आपको OH को फर्स्ट नंबर पे लगाना है ना, तो आप कौन सा रूल फॉलो करोगे? एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक को रूल को फॉलो करने के लिए क्या रिएजेंट का ध्यान रखना है? डाइबोरेन। क्या ध्यान रखना है? वाटर को डालना है, क्योंकि वाटर की कमी है, HOH। फिर पता लग गया कि वाटर जो है फर्स्ट नंबर पे डालना है, उसका OH जो है फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर के लिए होता है एंटी मार्कोनिक, और एंटी मार्कोनिक पे क्या डलता है? डाइबोरेन। क्या डलेगा? डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है। सेम रिएक्शन आपको दे दी कि अब आपने प्रोपेन 2 ओल करना है। 2 पे मतलब हमें अब कहां पे लाना है? यहां पे लेके आना है। तो अगर आपको सेकंड नंबर पे OH लाना है, सेकंड नंबर पे OH लाना है, तो आपने क्या ध्यान रखना है? आपने सिंपल वाटर डालना है H+ की प्रेजेंस में और M रूल लगा देना है। तो फर्स्ट नंबर पे OH को लगाना हो एंटी मार्कोनिक B2H6, सेकंड नंबर पे OH को लगाना हो, सेकंड नंबर पे लगाना है तो मार्कोनिक किसकी प्रेजेंस में? प्रोटिक एसिड H+ की प्रेजेंस में। होगी दोनों में हाइड्रेशन। B2H6 एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग चलेगा, H2O2 H2SO4 किसकी प्रेजेंस में चलेगा? मार्कोनिक ऑफ रूल। तो वही यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है रिडक्शन, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बता रखे हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और कैटलिस्ट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट कर रखे भी दिए हुए हैं। फिर उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं NaBH4, एक ये दे रखा है, एक आपको दे रखा है लिथियम, एंड दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें से एक्सपेंसिव भी होते हैं। और दूसरे जो कैटलिस्ट हैं, रिड्यूसिंग कैटलिस्ट, वो है प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, ठीक है। इनका काम क्या होता है? रिडक्शन कराने का, ठीक है। इनका काम क्या है? रिडक्शन कराने का। अब ना एक बहुत अच्छा सा तरीका है रिडक्शन कराते कैसे हैं, कैसे आपको ध्यान रखनी है। आपको रिएक्शन दी, रिएक्शन में दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। फिर आपको दे दिया PT मतलब प्लेटिनम, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है PT, PD और Ni और NaBH4 और लिथियम H दिख रहा है आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिडक्शन कराने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब है H को ऐड कराना है। इन सब का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ H। ये H को ऐड कराएंगे। जब कभी भी ये दिखे तो इनका मतलब क्या है? H2 ऐड होने वाली है। तो अपने आप ही लिख देना, यहाँ पे होगी H2 ऐड। कहाँ कराएं? जब कभी भी H को ऐड कराना होता है वो डबल बॉन्ड पे ही होगा या ट्रिपल बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड पे H ऐड नहीं होता। डबल बॉन्ड कहाँ दिख रही है? यहाँ पे। तो क्या करना है? जब कभी भी ये आपको दिखते हैं, रिएजेंट दिखे या कैटालिस्ट दिखे, ये कैटालिस्ट है, ये वाले कैटालिस्ट है,
जब मेटल डल रहे हैं, और ये क्या है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब ये डल रहे हैं, इनका मतलब है एडिशन ऑफ H2। किस जगह पे डालना है, तो इतनी सी बात का ध्यान रखना है आपको, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे डालना है। तो कैसे डालना है, इसमें CH3 को कुछ नहीं करना, C जो ये डबल बॉन्ड है वो हो जाएगी सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड नीचे आ जाएगी, एक यहाँ पे, मतलब ये वाली जो बॉन्ड है ये खुलेगी, एक यहाँ लगाना है, एक नीचे, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, ठीक है। अब करना क्या है, ये वाली बॉन्ड जो डबल बॉन्ड थी, एक H यहाँ लगा देना है, एक कार्बन के पास लगा देना है। दोबारा से देखो कैसे करना है आपने, जब कभी भी आपके पास आ गया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है, किस किस में करनी होती है ये आपने, एल्डिहाइड्स में या फिर कीटोन्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग होगा, अभी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन की बात करेंगे। ये कीटोन है, साथ में दे दिया आपको एरो लगा के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको याद आ जाए रिडक्शन होगी, अब तो रिडक्शन कैसे करनी है, ये जो डबल बॉन्ड है, एक H यहाँ लगा देना, एक H यहाँ लगा देना, और डबल बॉन्ड को सिंगल। तो कैसे, CH3, C, O के ऊपर H, एक नीचे H, और CH3, ठीक है। तो ये आपके पास अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है, अल्कोहल बन जाएगी। अब उसके बाद सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो एक और रिएक्शन करके देखते हैं। CH3, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बना दिया, आपको दे दिया NaBH4। क्या करोगे, H को ऐड कराना है। किस किस में करा सकते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड है, और कीटोन में, और किसी में नहीं कराना। कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे, करना क्या है, जहां डबल बॉन्ड, एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो कैसे बन जाएगा, बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल सेम, एक H यहाँ, एक H यहाँ, बस CH3, CH2, C, O के साथ H, एक नीचे H, एक इधर, अल्कोहल बन जाएगा। अब ना एक कंक्लूजन निकलता है जो पीछे लिखा हुआ था आपके पास, वो कंक्लूजन क्या है, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, ये दे दिया, फिर से रिएक्शन करेंगे आप साथ साथ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, CH3, C, एक H ऊपर, एक H नीचे, O के साथ H, H और H। अगर कीटोन की ले, CH3, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, इसमें डाल दें हम, इधर मैंने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इधर मैंने डाल दिया PT, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, एक H ऊपर, एक H नीचे, और यहाँ पे। अब आपसे पूछेंगे क्या कंक्लूजन मिल रहा है जब हम रिडक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड की या कीटोन की। ये ऊपर वाला जो था ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये आपके पास क्या है, कीटोन है, ये क्या है आपके पास, कीटोन। क्या कंक्लूजन मिला, ये किस में चेंज हो गया, OH में। OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल में ही तो चेंज हुआ है। ये किस में चेंज हो गया आपका, अल्कोहल में। किस में चेंज हो गया, अल्कोहल में। क्या फर्क है दोनों में, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो OH था उसका कार्बन एक और कार्बन के साथ लगा है, तो मतलब ये 1 डिग्री है। ये फंक्शनल ग्रुप जो था उसका कार्बन 2 कार्बन के साथ लगा है, तो ये 2 डिग्री है, ठीक है। फंक्शनल, जब हमारा एल्डिहाइड रिडक्शन करता है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज होता है। जब हमारा कीटोन रिड्यूसिंग एजेंट के डालने पे रिडक्शन करता है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज होता है। तो एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखते हैं। एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी अल्कोहल whereas ketone gives secondary alcohol। रिड्यूसिंग एजेंट ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग कैटलिस्ट है। एल्डिहाइड जब कभी भी रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करने पे एक H यहाँ, एक H नीचे, वो क्या बनाएगा आपका, जो आपका कीटोन होगा 2 और कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, और एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर कैसे रिडक्शन करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट हीट बाय लिथियम। तो एक बात लिखी हुई है, जब आपको कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिए होंगे CH3 COOH, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3 COOH, ठीक है। अब इसमें डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब क्या करना है, ये इसकी प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्या करना है, एक तो सिंपल है, जहां डबल बॉन्ड दिख रही है
जहां आपको डबल बॉन्ड दिख रही है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, बट इसके रिडक्शन करनी है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ना एक बात ध्यान रखनी है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करोगे ना, एक H यहाँ, एक H यहाँ लगा रहे हो, इसके अलावा जो कोई ऑक्सीजन दिख रहा है ना, उनको हटा देना है। इसके अलावा कोई ऑक्सीजन दिखेगा तो आप उसको क्या करोगे, वहां से हटा दोगे। कैसे करना है अब ध्यान से देखना। तो कैसे करना है आपको, इसके अंदर ये आपका मेन है, इधर आपने ऐड कराना है, इसके अलावा ये वाला ऑक्सीजन हटा देना है। तो कैसे, इधर कुछ नहीं किया, CH3, CO के ऊपर H, एक नीचे H और एक H इधर, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हो चुकी है। अब आपने चेक करनी है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन O कितने कार्बन के साथ लगा है, 1। तो ये कौन सी अल्कोहल बना रहा है, प्राइमरी, ठीक है। तो तीनों को अगर हम रिलेट करके देखें, अब सबसे पहले मैंने बनाया एल्डिहाइड, CH3, एल्डिहाइड वाला एक बार दोबारा देखते हैं, CH3 COH, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कीटोन, दिस इज योर कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर 2 होते हैं, एक को हटाना होता है। इसमें हमने सब में रिड्यूसिंग कैटलिस्ट डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम। क्या कंक्लूजन मिलेगा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ वाले पे ये मेन है आपका, इधर OH लगा देना, कैसे, H2 लगा देना है, CH3 CO के साथ H, एक H नीचे एक इधर, ये तो पहले से था, CH3 O के साथ H, एक H नीचे और एक इधर CH3 है, ये वाला हटा देना है, CH3 O के साथ H, एक H नीचे H। क्या कंक्लूजन मिल रहा है, जहां पे आपका डबल बॉन्ड है, ये है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, कितने कार्बन के साथ लगा है, प्राइमरी, कितने कार्बन के साथ लगा है, 2, सेकेंडरी, कितने के साथ लगा है, 1, प्राइमरी। ये तो बहुत इजी हो गया। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है या कीटोन एल्डिहाइड है, जब उनकी रिडक्शन होती है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन कौन सी बनाता है, 2 डिग्री। तो आपके MCQ आए तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब ना एक लाइन और आपकी NCERT के अंदर मेंशन थी, जो आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे हैं, लैब में यूज करना बहुत मुश्किल है इनको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेट अ सेकेंड, जो आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है is an expensive reagent and therefore used for preparing special chemicals only। तो ये नहीं है कि इनको कभी भी यूज कर लो, इनको हमेशा स्पेशल केमिकल यूज, स्पेशल चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं। कमर्शियली एसिड आर रिड्यूस, तो अब क्या करें भाई, एसिड को रिड्यूस कैसे करें, वो तो सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम को से ही रिड्यूस होते हैं। तो एसिड को रिड्यूस करना हो ना, रिडक्शन करानी हो, तो कैसे करते हैं, बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर। तो सबसे पहले उनको एस्टर बना लो, एस्टर बनाने के बाद उनमें क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें क्या डाल के उनको रिड्यूस कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, अगर वो बहुत एक्सपेंसिव है, लिथियम एल्यूमिनियम इज वेरी एक्सपेंसिव, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिड्यूस कराएं, पहले उनको एस्टर बनाओ, फिर एस्टर बनने के बाद वो किसी भी चीज से अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको वही सारी रिएक्शन दे रखी है, कैसे बताया मैंने आपको, वैसा ही सब कुछ आपको NCERT में दिखेगा। CHO को हमेशा कैसे लिखा जाता है, CHO ध्यान रखना है, RCHO, रिडक्शन करा के एक H यहाँ, एक H यहाँ। CO को कैसे लिखना है, ऐसे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, जब 2 होंगे एक को हटा देना है, ठीक है। अब ये जो है बड़ा एक्सपेंसिव आता है, वेरी एक्सपेंसिव, तो इसकी जगह कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कराएं, उसको एस्टर बना लो। एस्टर किसके साथ रिएक्ट करके बनेगा, अल्कोहल। अभी आपकी एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन आएंगी, उनको फिर पढ़ेंगे, तो बस आप ध्यान रखो, पहले एस्टर बनाओ, एस्टर करने के बाद उसकी सिंपल रिडक्शन में कैटालिस्ट रिडक्शन कर दो, वो अपने आप ही प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, अल्कोहल वापस मिल जाएगी और वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, किसी भी चीज को कैसे मर्जी कन्वर्ट कर सकता है। इसको ट्रिक से भी समझेंगे कि कैसे बनाना है, और आप अडक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R इधर एल्काइल ग्रुप, X मतलब आपका कोई भी हैलोजन। तो देखो सिंपल कैसी बात सीखनी है आपने, आपको रिएक्शन दे दी, एल्डिहाइड दे दिया CHO, ठीक है,
साथ में कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दे CH3MgBr। आपको लास्ट वीडियो में जब मैंने हेलो एल्केन बताया था एक बात बोली थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव, वो मॉइस्चर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वाटर जरूर लिखना होता है। ये रिएक्शन दे दी। अब आपने क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगा लेने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें सिर्फ CO बॉन्ड मेन है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब एक ट्रिक के साथ कैसे करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये मेन इधर ही लगाने हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उठाओ नेगेटिव पार्ट, वाटर का उठाओ पॉजिटिव पार्ट, बस। अडक्ट भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको दिया एल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पॉजिटिव वाटर डालते हैं। क्या करना है, ये आपको दे दिया एल्डिहाइड, ये दे दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये वाटर, CO के ऊपर साइन लगाए, ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट इधर पॉजिटिव पे, वाटर का पॉजिटिव पार्ट इधर ऑक्सीजन पे, बस इतनी दो बातें ध्यान रखनी है। और मेन इसको चेंज कर दो, क्या बनेगा, CH3 CO के साथ ऊपर आ गया H OH, इस H को कुछ किया ही नहीं है, और ये जो कार्बन के नीचे ये वाला पार्ट शिफ्ट हो जाएगा CH3। ठीक है, बाकी क्या बच गया, Mg, यहां से OH और Br, MgOH Br। तो ये इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है जो आपने करनी है। क्या करना है, एक बार दोबारा से देखो कि किस तरह से करना है। आपको रिएक्शन दी CH3OH CH3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया C2H5MgBr, और साथ में दे दिया वाटर, आप खुद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लिखोगे। साइन लगाने आपने कार्बोनिल पार्ट पे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट कार्बन के इधर, पॉजिटिव पार्ट वाटर से लेना है इधर। क्या बनेगा, CH3 CO के साथ यहां से हमेशा H आएगा, इधर CH3 को कुछ नहीं किया, और ये वाला C2H5 ओनली नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा C2H5। ठीक है, क्लियर है कि किस तरह से हमने क्या कर रही है, रिएक्शन को करा है। अब आपने इधर से एक कंक्लूजन, ये पूरी रिएक्शन करके आपको अडक्ट बना के दिखाया हुआ है, इधर से ना एक कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन क्या है, जब कभी भी आप मीथेनॉल की रिडक्शन करोगे, मीथेनॉल कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O H और H, आप इसमें कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देना, CH3 सिंपल सा डाल दो, MgBr, वाटर की प्रेजेंस में। जब आप रिएक्शन करोगे ये OH इधर चला जाएगा, अब फुल रिएक्शन ना करके पूरा बता देती हूँ, H इधर चला जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इधर स्ट्रक्चर बनेगा CO के ऊपर H, एक H इधर और नीचे CH3, ये मीथेनॉल है। अब आपसे पूछेंगे जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हो और आपके पास यहाँ पे क्या है, मीथेनॉल है, वो कौन से डिग्री की अल्कोहल बना रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ लगा है, 1, तो मीथेनॉल हमेशा कौन से डिग्री की अल्कोहल बनाता है, 1। ठीक है, तो मीथेनॉल जो होता है जब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी डिग्री की अल्कोहल बनाएगा, 1। कोई भी अदर, मीथेनॉल को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड हो एक्सेप्ट मीथेनॉल, एनी अदर एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो, ठीक है, वो कौन से डिग्री की अल्कोहल बनाता है, 2 डिग्री। जो कीटोन होते हैं वो कौन से डिग्री की अल्कोहल बनाते हैं, 3 डिग्री। तो ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। रिडक्शन करानी हो, अडक्ट बनाने हो, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब तो आप ट्रिक से ही करोगे। नेगेटिव पार्ट ये आपने कार्बोनिल का नेगेटिव पॉजिटिव करना है, ठीक है। उसके बाद ये आर पार्ट इधर, और जो एच पार्ट होगा वो ऑक्सीजन पे, लास्ट में आके वही बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्यूटेनॉल की कैटालिटिक रिडक्शन करो। ब्यूटेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CHO, ये ब्यूटेनॉल है। कैटालिस्ट मतलब कोई भी PT कुछ भी डाल दो, PD डाल दिया। रिडक्शन का मतलब है H, कहाँ डालना है, एक H इधर एक H इधर, बस क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CO के साथ H H और H, ठीक है, ये बन जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, हाइड्रेशन मतलब पानी मिलाना प्रोपीन में, प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कोई डाइबोरेन कुछ नहीं लिखा तो मतलब मार्कोनिकोफ रूल लगाना है। प्रोपीन मतलब CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रेशन मतलब वाटर को ऐड कराओ, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H+ की प्रेजेंस में, कुछ डाइबोरेन नहीं है, मार्कोनिकोफ रूल, पॉजिटिव जहां पे ज्यादा है, नेगेटिव जहां पे कम है, बन जाएगा। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल में, ये फिर मिथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आ गए तो ग्रिग्नाट रिएजेंट आ गया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कैसे करना है, प्रोपेनोन लो CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोपेनोन है, मिथाइल मैग्नीशियम CH3 MgBr, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नाट रिएजेंट में तो पानी डलता ही डलता है, क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव करने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव करने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव करना है, यहां का नेगेटिव पार्ट इधर, यहां का पॉजिटिव पार्ट इधर, क्या बन जाएगा CH3OH CH3CH3। क्लियर है, तो कर लोगे, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सारे, तो ये उनके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप यहां से देख लेना। नेक्स्ट है आपके पास इधर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, फिनोल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है और उसमें Cl लगा हुआ है, हमने उसको OH में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको यहाँ से थ्योरी, सबसे पहले आप उसमें क्या करोगे, OH NaOH डाल दो, टेम्परेचर प्रेशर लगाना जरूरी है, नहीं तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये Cl को यहाँ से हटने नहीं देगा, क्योंकि वो रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्डेड हो जाएगा, फिर नहीं हटेगा। तो फिनोल को ऑब्टेन कराने के लिए सबसे पहले एसिडिफिकेशन करो। सबसे पहले क्या होगा, ये आपके पास Cl है, इसमें हम डालेंगे NaOH, या Cl है उसमें हमने डाला NaOH, तो सबसे पहले HCl बाहर चला जाएगा, यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा और ONA इधर लग जाएगा, क्या लग जाएगा ONA। फिर जो HCl है फिर दोबारा से रिएक्ट करेंगे, NaCl बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखना, लर्न करने का सबसे अच्छा मेथड है, HCl को बाहर किया, ONA इधर लग गया, ONA लगने के बाद HCl डाला, एसिडिफाई किया, तो फिर क्या हो गया, NaCl बाहर चला गया, OH इधर लग गया। किसकी, ये टेम्परेचर प्रेशर आपको याद हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम, ओलियम का मतलब है आपने क्या डालना है, H2SO4, आप इतना ध्यान रखोगे, आपने H2SO4 डालना है। तो H2SO4 कैसे डलेगा, बेंजीन रिंग दे रखी है आपको, उसमें क्या करोगे H2SO4, ये H ओलियम डाल दिया, फिर उसके बाद एक H, अब कैसे रिएक्ट कराएं इन दोनों को, अब H2O बाहर करा दो, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और O, H2O बाहर कराओ, एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, एक O गया, तो O तीन हो जाएंगे, एक H बचेगा, तो क्या लगा दोगे किसी भी जगह पे SO3H। ठीक है, अब आपने फर्स्ट नंबर पे इस पे क्या डालना है, NaOH, सेकेंड नंबर पे फिर इसमें एसिड डाल देंगे, H+ HCl डाल देंगे। ठीक है, H+ का मतलब है, अब क्या होगा, तो ध्यान रखना कि यहाँ तक तो पता लग गया, ओलियम डाल के हमने वाटर का रिमूवल कराया, वाटर का रिमूवल कराते ही यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब उसमें डाला NaOH, जैसे ही उसके अंदर NaOH को डाला तो क्या होगा, आपने कैसे H और SO3H, H यहाँ से और ये क्या बना देंगे H2SO3, ये बाहर हो जाएगा, और जैसे ये बाहर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ONA लग जाएगा, ONA लगने के बाद HCl डाल दो, HCl डालती NaCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। ठीक है, तो फिर से वही बात आ जाती है, इस रिएक्शन में वही लिखा हुआ है, ओलियम डाला H2SO4, जैसे ही इसके साथ रिएक्ट हुआ वाटर बाहर होके बेंजीन सल्फोनिक एसिड डल गया, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, लर्न करने के लिए H2SO3 बाहर हो जाएगा, ये पूरा और एक H लेके बाहर हो जाएगा, ONA इधर लग जाएगा, जब ONA इधर लगा उसके बाद क्या किया, HCl डाल दिया, ये HCl डाल दिया, तो NaCl बाहर हो जाएगा, H इधर लग जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हो। और डाइजोनियम सोल्ट, ये डाइजोनियम सोल्ट वाली तो इधर से रिएक्शन आपको लर्न करनी है, ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट होता है। जब कभी भी डाइजोनियम सोल्ट आपके पास आ जाए, आपने क्या करना है, क्या डाल रहे हैं, वाटर, वाटर को पता है ना कैसे लिखना है, HOH, वाटर डाल रहे हैं, वार्म कर रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट ना हमेशा टूट के ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बेंजीन N2 अलग, ये और ये नेगेटिव पार्ट इधर से पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा HCl, और ये नेगेटिव पार्ट इधर लग जाएगा। क्लियर है, तो आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हमेशा खाली करना है, N2 बाहर चला जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट
इधर से पॉजिटिव पार्ट को खींचेगा और ये इधर लग जाएगा, ये बन गया आपका फिनॉल। ठीक है, इसके आने के चांसेस कम है क्योंकि डाइजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शंस पेपर से डिलीट सिलेबस में है, फिर भी आप एक बार देख लेना। फ्रॉम क्यूमीन, अब कई बार क्यूमीन का फॉर्मूला आ जाता है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो कैसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो 3 कार्बन लगाने हैं, उसमें जो बीच वाला कार्बन है ना उस पे बेंजीन रिंग लगा देनी है, ये हो गया आपका क्यूमीन। फिर HH कंप्लीट कर देना, ये क्यूमीन है। इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन करानी है, जब इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, ये देखो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन होने पे ये जो बीच वाला कार्बन है ना इस पे 2, ये आपने स्ट्रक्चर बनाया क्यूमीन, ये जो बीच वाला कार्बन है इस पे 2 H को अटैक कराना होता है, 2 ऑक्सीजन को अटैक कराना है, यहाँ पे एक और लगेगा, ये एक और लगेगा H। ठीक है, तो इस तरह से दोबारा देखो कैसे करना है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सबसे पहले 3 कार्बन लगाए, यहाँ बीच वाले पे बेंजीन रिंग, ठीक है, ऊपर H को थोड़ा सा ऊपर लगा दिया मैंने, यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3, ये बॉन्ड को बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड कराते हैं, जो 2 ऑक्सीजन होते हैं ना इनके बीच में आके आपने लगा देने हैं, इसके बीच में आके कैसे लगेंगे आपके, एक को इधर एक को इधर। ठीक है, ये बीच वाला अडक्ट, क्यूमीन हाइपर पेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड, जब 2 ऑक्सीजन लग जाते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड। अब ये ना टूट जाता है, इसको हीट करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होता है, ये पूरा हटा देना। कैसे बनेगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये टूट के बना देगा। सिर्फ इस चीज को देखो, CH3 CO CH3, CH3 CO CH3, और ये जो ऊपर OH बचा हुआ है ये यहाँ आके लग जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखो कैसे करनी है ये रिएक्शन। ये पूरा जो है ये जब टूटता है ये CH3 CO CH3 एक होके प्रोडक्ट बना देते हैं और ये OH इधर आके लग जाता है, ये OH इधर आके लग जाएगा और ये पूरा इकट्ठे होके प्रोपेनॉन में चेंज हो जाएंगे। फिर आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में तो ध्यान रखनी है एक सिंपल सी बात, जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सरफेस फिनोमिना है, सरफेस बढ़ता रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा, और जहां पे आपको OH दिखेगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हाइयर देन हाइड्रोकार्बन, जैसे आपको दे रखा है कि यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH नहीं है तो ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन है और कार्बन है, और यहाँ पे फिनॉल अल्कोहल आ गया। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि आगे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विद, जितने ज्यादा OH के ग्रुप बढ़ते रहेंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। द ग्रेटर द नंबर ऑफ OH ग्रुप द मोर द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक OH है फिर और बढ़ गए, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ऐसे करते करते क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा जितने OH बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ये वही है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ और बढ़ गए, यहाँ और बढ़ गए। लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर इजिली डिस्टॉर्टेड स्ट्रॉन्ग वंडर ऑफ ऑल, जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगी उतना जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इतना अट्रैक्शन बढ़ेगी और उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस क्या होती रहेंगी, स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर द नंबर ऑफ एटम, मोर द इलेक्ट्रॉन, मोर द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डिग्री ऑफ ब्रांचिंग प्रेजेंट, जितना ज्यादा ब्रांच बढ़ती रहती है, इंक्रीज इन ब्रांचेस, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहेगा, कम। जो आपको बताया था सिंगल लगी हुई है तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया, ब्रांच बढ़ जाएगी, स्फेरिकल शेप में आ जाएगा, सरफेस एरिया कम। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, मोर स्फेरिकल, स्फेरिकल नेचर ले लेगा, स्मॉलर सरफेस एरिया, कॉन्टेक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल स्मॉलर सरफेस एरिया हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्सेस कम हो जाएंगी, तो ब्रांच नहीं बढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद है सॉल्युबिलिटी, जो छोटे छोटे अल्कोहल होते हैं, मतलब कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेनॉल, ये सारे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी है। एनर्जी रिलीज बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर इज सफिशिएंट टू ओवरकम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर एंड बिटवीन टू अल्कोहल। तो छोटे छोटे जो अल्कोहल हैं वहां पे एनर्जी रिलीज होगी एंड दे ओवरकम द एनर्जी टू बी सॉल्युबल इन द वाटर। बट अगर इनका अल्कोहल का साइज बढ़ गया, 4 मतलब ब्यूट हो गया, पेंट हो गया, हेक्स हो गया, तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अल्कोहल्स की अब केमिकल रिएक्शन, अल्कोहल्स जो है ना वो वर्सेटाइल नेचर का है। वर्सेटाइल का मतलब है ये सबसे अलग है, ठीक है, ये सबसे अलग है। इसके पास 2 रीजन है,
ये सबसे अलग क्यों है, आपके पूछा जाए कि ये सबसे अलग क्यों है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम भी कर सकता है। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे पता लगेगा? द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन। अगर OH की बॉन्ड टूट रही है, OH की, जैसे अल्कोहल दे रखा है आपको, उसमें उसका OH की बॉन्ड टूटती है तो वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और अगर उसकी कार्बन की बॉन्ड टूटती है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटती है तो वो क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो ये यहाँ से आपका MCQ बन सकता है। OH की बॉन्ड टूटेगी तो न्यूक्लियोफाइल, CO की बॉन्ड टूटेगी तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल। देखो कैसे पता लगेगा आपको, यहाँ से OH की बॉन्ड टूट रही है, ये बॉन्ड टूट रही है, OH अलग हो गए, OH अलग हो गए तो आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। और अगर आपके पास ये वाली बॉन्ड टूटती, ये वाली, तो आप इसको क्या बोल देते, इलेक्ट्रोफाइल। अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस, OH टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन की टूटेगी तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड पे वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, देखो कैसे पता लगेगा अभी आपको कि क्या काम कर रहा है ये। ठीक है, अब आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे अल्कोहल्स की क्लीवेज होती है उसके बेसिस पे अब हम पढ़ेंगे इसकी, जब इसकी OH बॉन्ड टूटती है ना, OH बॉन्ड, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होंगी, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अब जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर के, मतलब वो एसिडिक बहुत ज्यादा नहीं, वो एसिडिक नेचर के हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि अल्कोहल और फिनोल जब एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे एसिड होते हैं, जैसे ये लिया, अब इसको मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया जैसे कि एसिड को कराते हैं, और इसमें से क्या हुआ, H+H2 गैस रिलीज होगी, क्या बन गया, CH3ONA, और H2 गैस रिलीज हो गई। सिमिलरली फिनॉल को लिया, फिर उसमें क्या किया, ONA बन गया और H2 गैस रिलीज होगी। तो यहां से इसकी कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी दिखने लगी। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम टू गिव्स एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस रिलीज। तो यहां से इसकी एसिडिक नेचर हमें पता लगी। देखो Na के साथ रिएक्ट कर रहा है, Al के साथ कर रहा है और Na के साथ, तो ये एसिडिक नेचर के बारे में बता रहे हैं। एसिडिक नेचर के बारे में अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एक ग्रुप के साथ लगा है, ये हो गया प्राइमरी, 2 R ग्रुप के साथ लगा है सेकेंडरी, 3 के साथ लगा है तो टर्शरी। अब ना आपको ध्यान रखने हैं, जो हमारे R ग्रुप होते हैं ना, R ग्रुप मींस CH3C2H5, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। अब ना एक चीज का ध्यान रखना, ERG या इनको EWG बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एसिडिक नेचर कब होती है, आपके पास ये दे रखा है CH3COH, ठीक है, अगर ये H+ बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में, ये H+ बाहर चला गया, ठीक है, तो ये एसिडिक, ये अल्कोहल एसिडिक हो जाएगी। क्यों एसिडिक हो जाएगी? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना वो क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को और H को बाहर कर देगा, तो ये ऐसे हो जाएगा CH3O, ये इलेक्ट्रॉन 2 उसके पास पेयर पहले से थे, ये हाइड्रोजन वाले खींच लिए और H को बाहर कर दिया, और अगर H+ बाहर, तो इट मींस दिस इज एसिडिक। एसिडिक नेचर कब होती है, जब H+ बाहर जा रहा है, ठीक है। क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप ऐसे ध्यान रखोगे, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट अगर कोई एक ऐसी चीज आ जाए जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दे, तो उसकी एसिडिक नेचर तो कम ही नहीं होगी। मतलब हमने क्या किया, एक बनाया OH, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, एक बनाया OH, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया, फिर ये CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक CH3 ग्रुप, ये 2 CH3 ग्रुप, ये 3 CH3 ग्रुप, और एक नॉर्मल बना लेते हैं जिसमें एक भी CH3 ग्रुप नहीं लगाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप लगा दिए। अब एसिडिक नेचर क्या होती है, जब OH जो है H को बाहर कर देगा, ठीक है, और H कब बाहर जाएगा, जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और वो इलेक्ट्रॉन किससे पूरे करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किससे पूरे करेगा, H से। अब क्या करना है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दो। इस R ने क्या किया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने ऑक्सीजन को दिए, ये R ग्रुप आई, इसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने ऑक्सीजन को दिए, इसने भी दिया, इसने भी दिया, ऐसी 3 और आए, तीनों ने इसको दिए और इसने।
यहाँ पे तो ऑक्सीजन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये H को तो बाहर ही नहीं जाने देगा क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर H बाहर नहीं जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इसकी। यहाँ पे उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, वो H से लेगा, और अगर H से लेगा तो H बाहर हो जाएगा। H बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहाँ पे अभी एक जगह से मिल रहे हैं तो अभी H बाहर जा सकता है, यहाँ से भी यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे चेक करते हैं, मोर आर ग्रुप। आर ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने ज्यादा बढ़ेंगे मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। उतनी ज्यादा मोर नहीं, लेस एसिडिक स्ट्रेंथ, लेस एसिडिक स्ट्रेंथ। जितने ज्यादा आर ग्रुप बढ़ेंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, वो हाइड्रोजन से नहीं लेगा, और जब हाइड्रोजन से नहीं लेगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर नहीं जाएगा, और अगर हाइड्रोजन बाहर नहीं जा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहां से चेक करोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ कब चेक होती है? जब H+ बाहर जाए। ठीक है, H+ रिमूव हो। और आपके जो आर ग्रुप होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये दोनों हैं। अगर किसी कंपाउंड में ये बढ़ते जा रहे हैं ना तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये दोनों नहीं आने चाहिए, ये बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH। ये पोलर है, पोलैरिटी है इसमें, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ गए नहीं कि H बार मतलब एसिडिक नेचर। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 C2H5 इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे, टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी। अब होगी पोलैरिटी कम, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब वो क्यों लेगा H से, और उसी की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एसिडिक नेचर में पहली बात आर ग्रुप नहीं होने चाहिए, अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर ना एक सिंपल सी बात बोल लेते हैं, आपको दे दिया वाटर और दूसरा दे दिया अल्कोहल। अब कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? ये ऑक्सीजन के ऊपर है, कहां से H+ जल्दी बाहर जाएगा, कहां से H+ जल्दी बाहर जाएगा, इधर से। क्यों? क्योंकि आर ग्रुप आ गया, आर ग्रुप क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो इतनी जल्दी अपने H+ को बाहर नहीं जाने देगा। तो एक बात का ध्यान रखना, एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है, वाटर से भी वीकर एसिड है, वाटर से भी वीकर एसिड है एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे अल्कोक्साइड ग्रुप बन गया है। ये अल्काइल पार्ट वाटर के ऑक्सीजन की डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, पोलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर। तो एक बात का आपको अच्छे से ध्यान आ जाए, जब कभी भी आपने एसिडिक नेचर को चेक करना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगे होने चाहिए। रेजोनेंस होगी तो इलेक्ट्रॉन एसिडिक नेचर बढ़ती है क्योंकि स्टेबिलिटी मिल जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिलीजिंग नहीं लगे होने चाहिए। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल्स, सोडियम, एल्यूमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स, वही बात लिखी हुई है, फिनॉल भी एसिडिक नेचर के हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि वो भी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ लगा होता है। अब पता लग गया बेंजीन रिंग के साथ लगा है तो इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो ये बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, इसमें तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। एसिडिक नेचर कब बढ़ती है? जब क्या लगा हो, रेजोनेंस हो या विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी मिलेगी और विड्रॉइंग ग्रुप उसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ले जाएगा, पोलैरिटी को और इंक्रीज कर देगा। ठीक है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आपको दिखा दी कैसे रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड ले रहा है और स्टेबलाइज हो रहा है। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, डबल बॉन्ड होने की वजह से फिनॉल्स जो हैं आपके, जो आपके फिनॉल्स होंगे, फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। ये किसकी वजह से पता लग रहा है? जब हमने इसमें से H+ आयन को बाहर किया, ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, ये एल्कोक्साइड आयन बन गया। जो आपके फिनॉक्साइड आयन्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है? रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होती है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होती है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो मैंने आपको बताई, इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, एसिडिक नेचर डिक्रीज। ठीक है, वो पोलैरिटी को डिक्रीज कर देंगे।
रेजोनेंस लगा होगा एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब इनका एक क्वेश्चन देखते हैं और वो है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले आपको प्रोपेन 246, तो इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर आपको खुद से ही पता लग जाएगा। प्रोपेन 2 1 2 3 और OH लगा है। फिनॉल के ऊपर 246 पे नाइट्रो लगे हैं, फिनॉल 2 4, ये विड्रॉइंग NO2 विड्रॉइंग ग्रुप होता है आपका CH3, ये 3 5 पे लगे हैं। OH NO2 सॉरी 3 पे लगा है और 5 पे लगा है। ये फिनॉल 5 और उसके बाद 4 पे CH3 लगा है। ठीक है, अब ये आप खुद से कर सकते हो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें से रेजोनेंस किस में नहीं है, रेजोनेंस इसमें नहीं है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया, सॉरी सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। NO2 ग्रुप जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़गी। कितने विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं? 3, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर उसे 2 लगे हैं, फिर 1 लगा है। बात आएगी इन दोनों में, कंफ्यूज ना हो जाओ। अब यहाँ पे लगा है फिनॉल, यहाँ पे लगा है 2 मेथाइल फिनॉल। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे उसको, इलेक्ट्रॉन दे देंगे। OH को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो H को बाहर नहीं जाने देगा, H बाहर नहीं जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, वो खींचेंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे लेगा? H से। अब जब ऑक्सीजन ने ले लिया H से इलेक्ट्रॉन तो H तो बाहर चला गया, और H बाहर चला गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं क्योंकि H+ बाहर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 या NO2 को चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं लाइक CH3। रेजोनेंस नहीं होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और रेजोनेंस नहीं होगा तो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब लिखा है, इनके क्वेश्चन कर लेना। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, अल्कोहल हो फिनॉल हो, ये किस किस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? एसिड के साथ, एसिडिक एनहाइड्राइड, और इसके साथ। तो इधर से क्या क्वेश्चन आ सकता है? जब कभी भी आपको OH, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, वाटर आमने सामने दिखे ना, सपोज ये दे दिया CH3OH और ये दूसरा दे दिया CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, वाटर रिमूवल कर दिया करो। कैसे वाटर रिमूवल करना है? एक जगह से H, दूसरी जगह से OH। वाटर का रिमूवल किसकी प्रेजेंस में हो रही है? प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में। क्या बचेगा? उल्टा जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? CH3, फिर क्या लिखा है? O, इधर क्या लिखा है? उल्टा जोड़ोगे CO CH3, ये CO ये बन गया, इधर भी R इधर भी ग्राफ, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बार हुआ यहाँ से? वाटर। तो देखो वही का वही बन रहा है, OH OH सामने आ जाए, वाटर का रिमूवल कर दो, एस्टर बन जाएगा। ये रिएक्शन जो होती है ना रिवर्सिबल नेचर की है, तो रिवर्सिबल नेचर की होने की वजह से जैसे ही ये रिएक्शन हो ना एस्टर बने, साथ साथ ही इमीडिएट यहाँ से वाटर रिमूवल कर दो। क्यों वाटर रिमूवल करना है? क्योंकि रिवर्सिबल नेचर की है, बैकवर्ड चली जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होने लग जाएगी। तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन फेवर करे, सिर्फ फॉरवर्ड सिर्फ आगे जाए, ये ना हो, बैकवर्ड ना जाए। तो क्या करना पड़ेगा? इमीडिएट देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से इमीडिएटली इसको बाहर करो। ठीक है, अब सेकेंड रिएक्शन आपको इथेनोइक एनहाइड्राइड दे रखा है, इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले आपको अल्कोहल दे दिया CH3OH, इथेनोइक एनहाइड्राइड को कैसे बनाते हैं? CH3, R की जगह मैंने CH3 लिया है, CH3CO 2 बार ही है तो CO 2 बार लिख लो, और एक O इसके अंदर एक्स्ट्रा है ये वाला, इन दोनों के साथ जोड़ दो। ठीक है, ये किसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? H+ की प्रेजेंस में। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे ये आपने ब्रेक कैसे करनी है, चाहे इधर से ब्रेक लगाओ चाहे इधर से, आपकी मर्जी है। तो क्या किया हमने? यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ से तोड़ दिया, चाहे आप ऊपर से भी कर सकते हो। क्या आ गया? CH3CO अलग हो गया, CH3COO अलग हो गया। अब CH3 जहां से ये देखो, एक जहां पे ऑक्सीजन गया, एक जगह पे ऑक्सीजन नहीं गया। जहां पे ऑक्सीजन नहीं गया ना उस पार्ट पे क्या करना है? ये ले लो CH3CO और उसके साथ ये वाला OH जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देना है? ये वाला OH जोड़ देना है। दोबारा से देखो कैसे करनी है, आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, ये इथेनोइक एनहाइड्राइड बनाया, यहाँ से कट लगाया या यहाँ से एक जगह ऑक्सीजन एक्स्ट्रा वाला चला गया, ये जो पार्ट था
ये OH के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, CH3COOH, एसिड बार हो गया ये वाला। और जो बाकी पार्ट बचा था इसके साथ जुड़ जाएगा, कैसे, CH3, ये तो पूरा बार हो गया, अब कैसे जुड़ेगा, COOCH3। क्लियर है? तो कैसे करना है, ये जो आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड पार्ट है उसको खोल के लिखना, उसमें से एक जगह कट लगा देना। कट लगाने के बाद ये ट्रिक से कर सकते हो, जहां पे ये छोटा पार्ट है, एक ऑक्सीजन जहां पे गया वो क्या करेगा, OH को अपनी तरफ ले लेगा। अब ये जो पार्ट बचा हुआ है वो इधर ये हट जाएगा, यहाँ पे लगा देना है। एक और रिएक्शन देखते हैं, CH3CH2OH, ठीक है, साथ में दे दिया CH3COO, CH3COO, ये O एक्स्ट्रा है। कट लगाओ, इधर कट लगाया, ये वाला पार्ट इधर से OH को ले लेगा, क्या बना देगा, CH3CO और यहाँ से OH। जो बाकी बचा हुआ है इधर आके लग जाएगा, ये तो हट गया, क्या बन जाएगा, CH3CH2OCOCH3। क्लियर है, ये एस्टर बन जाएगा। इस रिएक्शन में भी फॉरवर्ड ना जाए, इसको इमीडिएटली रिमूव कर दो। अब अगली रिएक्शन है यहाँ पे जो आपकी सिंपल सी है, ये रिएक्शन दे दी CH3OH और साथ में दे दिया CH3COCl, ठीक है। अब OH की जगह आप HCl बार कर सकते हो। अब इस रिएक्शन में क्या करें, इस रिएक्शन में आपने क्या करना है, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl को बार कर देना है और साथ में क्या बन जाएगा, CH3O, उल्टा जोड़ते हैं पीछे से, CH3 नहीं पीछे से जोड़ेंगे, COCH3। HCl जो बाहर हो रहा है ना उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और उसके लिए क्या डालना पड़ेगा, एक बेस, पिरिडिन जो होता है एक बेस होता है जो इसको क्या कर देगा, HCl को, स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि रिएक्शन प्योर रहे, ठीक है। तो अब इसमें द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एसिड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। The reaction is reversible, so as therefore water is removed as soon as it is formed. जैसे ही बने उसको remove करा दो। The reaction with acid chloride is carried out in the presence of base, pyridine की presence में, so as to neutralize, ताकि वो HCl को क्या कर सके, neutralize करा सके। It shifts the equilibrium to the right hand side, ठीक है, तो वो right hand side पे उसको shift कर देगा। अब ना आपने यहाँ पे एक रिएक्शन देखी, ये वाली रिएक्शन, इधर क्या हो रहा है, ये वाली रिएक्शन एक बार दोबारा देखते हैं, ये वाली जी सेकंड। इस रिएक्शन में इंट्रोडक्शन फिर लाइन पढ़ते हैं उसकी, हाँ जी। तो अभी देखो CH3OH साथ में दिया CH3O CH3COO, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास था और हमने यहां से कट लगाया, इस वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर दिया, ये OH बार हो गया, CH3OCOCH3। तो किस चीज का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, CH3CO का, ठीक है। तो अब अगली लाइन में देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ CH3 एसिटाइल ग्रुप का जो इंट्रोड्यूस हो रहा है अल्कोहल के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिटिलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिटिलाइजेशन, ठीक। तो ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन, ये जो आपको ट्रिक से सिखाया है कि आपने कैसे इसको करना है, तो ध्यान रखना भाई, कुछ गलती मत कर देना। ये ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स से ताकि आपको थोड़ा बहुत लर्न रहे कि हमने किया क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो रहा है ये CH3CO ग्रुप का इसके अंदर, ठीक है। ये ट्रिक है कि आपने टिक लगा देना है, कट कर देना है, जहां से आप कट करोगे वो छोटा पार्ट है, उस छोटे पार्ट से OH को ले लेना है, ठीक है। हम मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको लर्न करना है कि ये किस तरह से रिएक्शन हो रही है। ये खोल के लिखोगे, खोलने के बाद जहां पे एक तरफ O शिफ्ट कर देना, जो पार्ट बचेगा वो OH के साथ कंबाइन करके बाकी उधर लगा देना। दिस इज द ओनली ट्रिक, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन होता है CH3CO का फिनॉल अल्कोहल में, उस प्रोसेस को बोलते हैं, ये सिर्फ एक CBSE की आपके लिए छोटी सी ट्रिक से हो जाती है कि किस तरह से आपने रिएक्शन को वहां पे कंप्लीट करना है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मैकेनिज्म होते हैं पूरे पूरे कि कैसे एसिटिलाइजेशन होगी, किस तरह से करनी है, ठीक है। तो वो जब आप कॉम्पिटिटिव करोगे आपको सब आइडिया लगेगा कि किस तरह से होती हैं, बट CBSE में जब आपने MCQ करने हैं, so these are the tricks to how to complete the reaction। तो एसिटिलाइजेशन, आपसे क्वेश्चन पूछे एसिटिलाइजेशन में क्या करते हैं, अल्कोहल या फिनॉल में CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। तो आपको एक रिएक्शन दे दी, एस्प्रिन, ये दवाई होती है, एस्प्रिन कैसे बनती है, फिर से वही ट्रिक लगाए हैं, आप ट्रिक से याद करोगे तो ये आपको दे दिया कंप्लीट करने के लिए एक ट्रिक, इससे ना जल्दी लर्न हो जाते हैं। ये दे दिया
COOH, यहाँ पे दे दिया OH। अब आपको अगर ध्यान आ जाए कि हमने कैसे किया था, C डबल बॉन्ड O CH3 CO, एक O एक्स्ट्रा दे रखा है, कैसे ट्रिक लगाई थी, एक O इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ से ये कट जाएगा, ये क्या करेगा OH। बेसिकली ऐसे होता नहीं है, ये हमने सिर्फ CH3 CO को, लेकिन हम ट्रिक से ऐसे कर रहे हैं, ये पूरा बाहर हो जाएगा CH3 CO और ये पूरा पार्ट इधर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज ओनली द ट्रिक, ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CO कुछ नहीं किया ऊपर, OH को इसके साथ हटा के यहाँ लगा दिया OCO CH3, ठीक है। बेसिकली ये बन जाता है हमारे पास, तो ये ट्रिक से कर लिया। इस रिएक्शन में एस्पिरिन बोलते हैं जब हमने ये वाले पार्ट से COCH3 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, क्लियर है। उसके बाद रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है ना, अच्छा इसमें ना एक रिएक्शन आ जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे टेस्ट पूछ सकते हैं, और वो टेस्ट क्या है, सबसे पहले आपको रिएक्शन दे दी, आपके पास 3 तरह की एल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। इन्हें तीनों जैसे वाटर होता है उसी तरह से दिख रही है, आप इसका टेस्ट भी चेक कर सकते हो। उसके बाद क्या किया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। द इन्वॉल्विंग क्लीवेज, तो इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, HCl डाल दिया, और जिंक की प्रेजेंस में फिनॉल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद द जिंक क्लोराइड, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। चलो हम आगे देखते हैं, पहले HCl डाल रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या डालना होता है, जिंक क्लोराइड एज अ एसिड डलता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो 1 डिग्री की रिएक्शन होती है ना, एक ये बिल्कुल आराम से जो 3 डिग्री की होती है, जैसी HCl डालेंगे, ये आपको 3 डिग्री की एल्कोहल दे दी, उसके अंदर क्या कर दिया, HCl डाल दिया, ठीक है। जिंक क्लोराइड डाला, डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्पीड अपने आप ही हो जाती है, फिर भी हमने डाल दिया, तो क्या होगा, एकदम से यहाँ पे झाग बनने लग जाएगी, ठीक है, टर्बिडिटी आ जाएगी, इमीडिएट टर्बिडिटी। यहाँ पे 2 डिग्री की एल्कोहल में बिल्कुल थोड़ी देर के बाद टर्बिडिटी आएगी, 1 डिग्री में तो कुछ भी नहीं होना, बहुत आराम से टर्बिडिटी आती है, मतलब आती भी नहीं है। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ एल्काइल एल्कोहल रिएक्ट विद HCl, यहाँ पे कैटालिस्ट कब डालना है, ऐसा क्वेश्चन पूछे, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में। तो आप ना ध्यान रखना, कभी भी रिएक्टिविटी की रिएक्शन आती है ना, रिएक्टिविटी का कुछ भी वर्ड हो, जितनी ज्यादा भीड़ उतनी जल्दी रिएक्शन स्पीड पे होती है। अगर रिएक्शन स्पीड पे हो रही है तो उसको कैटालिस्ट की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो खुद ही, कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को, भीड़ को स्पीड की जरूरत नहीं है, 3 डिग्री को स्पीड की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही एकदम से रिएक्शन जहां होएगी, टर्बिडिटी लेके झाग बन जाएगी, एकदम से फास्ट रिएक्शन होगी। कैटालिस्ट को कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट किसको है, जो रिएक्शन आराम से होती है, जहां पे भीड़ कम है, और वो कौन सी है आपकी, 1 डिग्री की, इसको कैटालिस्ट चाहिए, इसको कैटालिस्ट चाहिए। यहां तो एकदम से टर्बिडिटी आएगी, इसको कैटालिस्ट नहीं चाहिए। ल्यूकास रिएजेंट HCl, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, MCQ आ जाए, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, इन दोनों को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। कौन से आपके ल्यूकास रिएजेंट है, एक मिनट, तो ये आपके ल्यूकास रिएजेंट कौन कौन से हो गए, ये दोनों, ठीक है। ये किस किस के साथ किस किस का टेस्ट दे सकते हैं, ये आपको टेस्ट दे सकते हैं 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, इन दोनों को डाल दो। फिर आपसे पूछे कौन सी रिएक्शन सबसे जल्दी होएगी, 3 डिग्री वाली। क्यों सबसे जल्दी होएगी, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाएगा। कौन सी सबसे धीरे होएगी, इसमें सबसे जल्दी टर्बिडिटी आएगी, झाग बनेगी, इसमें सबसे आराम से या बनेगी नहीं, नो टर्बिडिटी। ल्यूकास रिएजेंट मिसिबल होते हैं, दे प्रोड्यूस टर्बिडिटी, इन केस ऑफ टर्शरी टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली, बहुत जल्दी टर्बिडिटी आ जाती है। प्राइमरी कभी भी टर्बिडिटी देते नहीं है, उसमें टर्बिडिटी आती नहीं है, 3 डिग्री में थोड़ी देर के बाद आ जाएगी। तो क्वेश्चन आ जाए ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला, उनके रिएजेंट की कॉम्पोजिशन ये रही, टर्बिडिटी देते हैं, इमिसिबल होते हैं ये हैलाइड्स में। टर्बिडिटी कौन देता है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ है, कौन नहीं देता, जिसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, डिहाइड्रेशन। तो आज बस ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे, मैकेनिज्म तक इतना ये ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट करके फिर हम बाद में करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन, एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। जब आप ये प्रोटिक एसिड, ध्यान रखना प्रोटिक एसिड इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से आपने प्रोटिक एसिड डालने हैं, एक आपको ये दोनों, ठीक है।
डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अभी हमने एक पहले हाइड्रेशन पढ़ी थी, ये आपकी रिमूवल ऑफ वाटर। अब आपने क्या करना है? इधर से वाटर का रिमूवल करना है, रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर है? प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में कब ही कितने टेम्परेचर पे हीट करना है अल्कोहल को? 443। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। CH3CH2OH 443 पे उसको हीट कर दो। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, जैसे सेट जेफ रूल लगाया था। जहां पे OH लगा है वहां से आपने ये OH हटाना है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से H हटा देना है। ये जाएगा, यहाँ से H जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, एल्कीन बन जाएगा। तो क्या किया हमने? H और OH को बाहर किया, वाटर को बाहर किया। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, इसलिए इसका नाम होता है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। पहले पढ़ा था एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, अब है एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। उसमें भी बताया था पहले प्रोटोनेशन होती है। देखो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। जितना ज्यादा स्पीड बढ़ती रहेगी, यहाँ पे आपकी हिंड्रेंस बढ़ गई, हिंड्रेंस बढ़ गई, यहाँ पे और हिंड्रेंस बढ़ गई। देखो भीड़ बढ़ गई। जितनी ज्यादा भीड़ बढ़ती रहती है उतने कम परसेंटेज के कैटलिस्ट की जरूरत है। कैटलिस्ट चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि स्पीड अपने आप टर्शरी की भीड़ की वजह से बढ़ जाती है। भीड़ बढ़ेगी तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट कम, क्योंकि वो अपने आप ही रिएक्टिव है, उसको स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ क्या काम करती है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर कम होता रहता है, 443 से 440, फिर 358। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी, किसमें जल्दी रिएक्शन होगी? जिसमें जितनी ज्यादा भीड़ होती है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर से वही स्टेप आगे, मैकेनिज्म के स्टेप। ये वाला मैकेनिज्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप पूछे जाए, स्टेप 1 में सबसे पहले क्या हो रही है? प्रोटोनेशन। ठीक है, स्टेप 1 में क्या हो रही है? प्रोटोनेशन। उसमें भी क्या था? प्रोटोनेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है? रिमूवल ऑफ प्रोटोन, इसको क्या बोल देते हैं? डीप्रोटोनेशन। उसमें भी आपको यही बताया था, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, उसमें क्या था? जो आपने इससे पहले वाला मैकेनिज्म पढ़ा उसमें क्या था? प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन हुई। लास्ट स्टेप था डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे प्रोटोनेशन की जगह एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन लिख दिया, तो एक ही बात है। जो पहले हाइड्रेशन वाला मैकेनिज्म था उसमें था अटैक ऑफ वाटर, अटैक ऑफ वाटर। इसमें क्या करना है? अटैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय रिमूविंग वाटर। ठीक है, बाय रिमूविंग वाटर। ठीक है, डिहाइड्रेशन में मतलब वाटर को रिमूव करो, हाइड्रेशन में वाटर को ऐड कराओ। तो देखो मैकेनिज्म में कैसे किया हुआ है। सबसे पहले अल्कोहल में प्रोटोन को अटैक दिखाया, फिर उसके बाद यहाँ पे किया वाटर को बाहर करके पॉजिटिव चार्ज लेके आए, फिर जो H+ था उसको वो कर दिया। ठीक है, एरो, प्रोटोनेशन, H+ का अटैक, रिमूवल ऑफ वाटर, फिर H+ का रिमूवल। ठीक, प्रोटोनेशन हो रही है अल्कोहल की, फिर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल हो रहा है। वाटर के रिमूवल में साथ में पॉजिटिव चार्ज आके कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर H+ बाहर हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। तो ये ध्यान आपको रखना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन में आपने क्या ध्यान रखना? अभी ना आपने रिडक्शन रिएक्शन करी थी। रिडक्शन के कैटालिस्ट से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, और था आपका कैटालिस्ट, ये रिएजेंट थे कैटालिस्ट से आपके PT, PD, Ni। क्या करना था? जहां CO बॉन्ड दिखेगी उसको कैसे चेंज कर देना है? एक H ऊपर, एक H नीचे। अब उल्टा करना है। अब हमने हाइड्रोजन को, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को हटाना होता है। तो अब आपने क्या करना है? जहां पे आपको दिखेगा ना O के साथ H है, एक उसके इधर H है, एक इधर, ऐसा कुछ भी दिखे, कार्बन ये वाले को ध्यान रखना है। ये वाला कार्बन के ऊपर H होगा जहां पे, और एक नीचे H होगा, मतलब ये वाला। इन दोनों को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड कर देनी है। कैसे करना है? दोबारा से देखो ये किस तरह से करोगे। आपको कोई कंपाउंड दिखे, एक OH ऊपर है, एक H नीचे है, और इसमें कोई आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डला हुआ है, ऑक्सीडेशन करनी है, तो आपने क्या करना है? ये H हटाना है, ये जहां पे जैसे लगाए थे अब हटा देने, और यहाँ डबल बॉन्ड। तो कैसे? C हो जाएगा डबल बॉन्ड, H और H। ठीक है, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने हैं, अब उनकी बात करते हैं। तो कौन कौन से डलेंगे आपके इसमें, वो देखते हैं।
CrO3, PCC, CrO3 फिर से डला हुआ है। PCC की फुल फॉर्म होती है, PCC बहुत बार आया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, PCC होगा आपका पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट इसको बोलते हैं PCC। क्रोमियम ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, PCC। इसमें सब में क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन कैसे करनी है अब उनका हम ध्यान रखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन होने वाली है। तो अभी देखो ये वाली रिएक्शन लेते हैं, आपको इसमें दे दिया इसकी ऑक्सीडेशन करो, ठीक है। ऑक्सीडेशन किस तरह से करनी है आपको दिया CH3CH2OH और यहाँ पे डाल के दे दिया PCC। क्या करोगे, कार्बन के एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, एक कार्बन का, एक यहां से निकालना है, एक यहां से निकालना है, ठीक है। कैसे करना है, एक यहां से निकालना है, एक यहां से, ठीक। तो क्या बन जाएगा, एक यहां से एक यहां से, क्या रह गया RCH और एक O, RCHO। सेम रिएक्शन आपको दी ये वाली, RCHOH और R, PCC या CrO3 डाल दिया। क्या करोगे, कार्बन और किसी से कुछ नहीं, O का H, कार्बन का H, यहाँ डबल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O R, ये आपका बन जाएगा कीटोन। क्लियर है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है टर्शरी। अब ना ये ध्यान रखना, आपको रिएक्शन दे दी, दो रिएक्शन और देखते हैं। ये दे दिया CH3 CH2OH, एक ये दे दिया, ये प्राइमरी अल्कोहल है, CH3 COH CH3H, एक ये दे दी, एक दे दी टर्शरी CH3 COH CH3 फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एक कार्बन के साथ है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन दो कार्बन के साथ है, टर्शरी 3 डिग्री। इन सब में हमने रिएजेंट डाल दिए, कोई भी आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 डाल दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड में KMnO4 डलता है। तो करना क्या है, एक H यहाँ से, एक H कार्बन का, एक O का, O का कार्बन का, O का, तो इस तरह से हमने रिमूव उसी उसका यहाँ से हटाया H। एक मिनट, चलो अगले उसमें देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रही है तो किस तरह से कंप्लीट करनी है आपने। यहाँ पे एक O का H, एक कार्बन का, क्या बन जाएगा RCHO, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी हो सकती है, H और H RCOR। अब ये बन गया टर्शरी। तो एक लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे, ये आपको बतानी थी, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्शरी में कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, यहाँ होती है डिहाइड्रेशन। तो इस रिएक्शन में क्या करना है, ध्यान रखना, पेपर के अंदर आ सकता है, प्राइमरी आ जाए कॉपर की प्रेजेंस में, ये टेम्परेचर, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से ऑक्सीडेशन, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से ऑक्सीडेशन। जब टर्शरी आ जाए, क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन। ये क्या करेगी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से डिहाइड्रेशन, OH पूरा यहाँ से और एक H यहाँ से रिमूवल होगा, एलिमिनेशन होगी, बीटा एलिमिनेशन, सॉरी हाँ बीटा एलिमिनेशन होगी, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन और ऊपर से अल्फा, एक OH यहाँ से, यहाँ पे आपने बीटा एलिमिनेशन करके दिखानी है। बीटा एलिमिनेशन कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन और उसके ये अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा, बीटा से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो टर्शरी वाले में कभी भी आपने क्या करने, बाकियों से आपने दो दो हाइड्रोजन निकालने हैं, जिनको बोलते हैं डी रिमूवल, किसका, हाइड्रोजन का। टर्शरी में आपने क्या करनी है, डिहाइड्रेशन। यहाँ होगी डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगी, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। बट टर्शरी में क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन विद द डिहाइड्रेशन, मतलब पानी का बाहर करना, क्योंकि कार्बन जहां से आपको H बार करना था वहां H है ही नहीं, तो वो दूसरे वाले से लेके वाटर के साथ बाहर हो जाएगा। क्लियर है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिनॉल में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पे होती है। OH ग्रुप जब ऊपर लगा होगा तो उस पे आपने कहाँ पे अटैक दिखाना है इलेक्ट्रोफाइल का, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। क्लियर है, यहाँ और यहाँ पे दिखाओगे। अब ना आपको कुछ रिएक्शंस यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे ये दे दिया HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ऑर्थो पे आ गया, पैरा पे आ गया। एक ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनता है, पैरा वाले मेजर होते हैं और जो ये होते हैं 90% तो यही बनता है, ये माइनर हो गया। ये दोनों का मिक्सचर दिया, अब इनको कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक ऑर्थो दे रखा है, एक पैरा। क्वेश्चन आ जाता है हाउ यू विल सेपरेट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर।
हमें ऑर्थो और पैरा के दोनों मिक्सचर बनते हैं। द ऑर्थो एंड पैरा कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों स्टीम डिस्टिलेशन पे सेपरेट करोगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो स्टीम वॉलेटाइल है, बहुत जल्दी उड़ जाता है। क्यों जल्दी उड़ जाता है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, उसके अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा मतलब खुद से, यहाँ पे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, टाइम लगेगा इसको इवेपोरेट होने में क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। और ये कौन सी बॉन्डिंग दिखा रहा है? इंटरमोलिक्यूलर, मतलब दूसरे कंपाउंड के साथ। ये दो अलग अलग है, इंटरमोलिक्यूलर और यहाँ पे कौन सी है? इंट्रामोलिक्यूलर। कौन से का बॉइलिंग पॉइंट कम है आपसे पूछे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जल्दी उड़ जाएगा। क्यों जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पैरा नाइट्रोफिनॉल लेस वॉलेटाइल है, इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, जुड़ा रहेगा एक दूसरे के साथ क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको ये इंट्रा याद ना आए तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विद आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4। अगर ऐसे दे दे, बेंजीन फिनॉल दे दिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, एक दे दिया आपको बेंजीन फिनॉल बनाया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्या बनेगा? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जब फिनॉल डाइल्यूट के साथ करता है, ऑर्थो पे अलग, मेटा पैरा पे अलग, अलग अलग बनते हैं। और अगर डाइल्यूट कंसंट्रेटेड के साथ दे दे तो तीनों जगह लग जाता है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे दोनों पे और इधर मेटा पे, पैरा पे भी और ऑर्थो पे भी। मेटा पे तो लगेगा ही नहीं, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो दोनों का फर्क, अगर आपको डाइल्यूट दे रखा है, डाइल्यूट दे रखा है HNO3, तो आपने दो अलग अलग बना के देखने हैं, OH NO2 OH NO2। क्लियर है? तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, फुली NCERT रीड करना अपनी। हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन में देखो क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको Br2 इन CS2, ये ध्यान रखना, इसकी प्रेजेंस में दे दे या दो रिएजेंट दे रखे हैं, आप रीड करोगे आपको पता लग जाएगा, क्लोरोफॉर्म या फिर CS3। ये क्या होते हैं? व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेंट जिनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, Br2 को डाला CS2 की प्रेजेंस में, CS2 डाल सकते हैं या हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, मतलब वो डालना है जिनकी पोलैरिटी कम हो। ये दोनों डाले तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, या तो ऑर्थो पे लग जाएगा या पैरा पे। बट अगर हमने यहाँ पे Br2 को प्योर वाटर की Br2 वाटर डाला, ठीक है, तो तीनों जगह लग जाते हैं और व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। Br2 अगर लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में डल रहा है तो वो दो अलग अलग बनाएगा, और अगर Br2 वाटर प्योर फॉर्म में डल रहा है तो वो क्या करेगा? तीनों जगह पे इकट्ठे लगा देगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें। कॉल्ब रिएक्शन, यहां से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। कॉल्ब रिएक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन कॉल्ब रिएक्शन में होता क्या है? आपके पास ना फिनॉल दे रखी है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, फिनॉल। कॉल्ब रिएक्शन में क्या होगा? फिनॉल के साथ उसके मेटा पोजीशन पे COH ग्रुप का इंट्रोड्यूस हो जाना। ठीक है, इस तरह बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ COH ग्रुप एट मेटा पोजीशन, ये कॉल्ब रिएक्शन थी। ठीक है, किस किस की प्रेजेंस में? पहले आप ये ध्यान रखोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ COH ग्रुप एट मेटा पोजीशन, ये कॉल्ब रिएक्शन है। क्या क्या डाला आपने? NaOH डाला, CO2 डाला और एसिड डाला। आपसे क्वेश्चन आएगा, फिनॉल जो है सैलिसिलिक एसिड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में चेंज हो रहा है, कौन सी नेम रिएक्शन है? तो फिनॉल में एसिड का अटैक होना, फिनॉल में एसिड का जाना, किस उसको बोलते हैं कॉल्ब रिएक्शन। किस किस की प्रेजेंस में, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आएगी, आपको सिर्फ लर्न करना है। NaOH कार्बन डाइऑक्साइड और H+ मतलब एसिड। अगली आती है राइमर टाइमर रिएक्शन, उसमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन, फिनॉल के अंदर किसका इंट्रोडक्शन कराना है आपने? CHO ग्रुप का। ठीक है, CHO ग्रुप का इंट्रोड्यूस कराएंगे मेटा पोजीशन पे। ये राइमर टाइमर ने बताया था। फिनॉल में CHO ग्रुप का क्या क्या डाला, उसमें क्या क्या डाला था? NaOH CO2 H+। इसमें क्या डल रहा है? NaOH, इसमें डल रहा है क्लोरोफॉर्म और H+। तो उसमें डलता है CHCl3, NaOH सेम है और क्या सेम है? H+। ठीक है, CO2 में COH का इंट्रोडक्शन हो जाता है, बेंजीन रिंग में OH और यहाँ पे COH का इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे क्या लग जाता है? CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉल्ब रिएक्शन। ये होती है हमारी राइमर टाइमर। जब COH का ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है,
सैलिसिलिक एसिड बन रहा है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और जब CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है सैलिसैकेल्डिहाइड बन रहा है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी नेम रिएक्शन है, राइमर टाइमर। किस किस का यूज किया, CHCl3 का, एंड ये मेन है CHCl3, उसमें क्या मेन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ में ये जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा, जिंक बेंजीन रिंग खाली, H तो यही रह जाएगा, ZnO बाहर हो जाएगा, एक मिनट, Zn के साथ O, ZnO बना लेगा, H इधर रह जाएगा, बेंजीन। फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक डस्ट यहाँ पे लेनी है। ऑक्सीडेशन, अब ना यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको थ्योरी बहुत अच्छे से रीड करनी है, और थ्योरी है ऑक्सीडेशन करनी है फिनॉल की क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में। वो क्या बना देता है, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। ठीक है, कौन बना देता है, क्रोमिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग, और उसकी वजह से क्या होगा, डार्क कलर का मिक्सचर जो है क्यूनेनॉन बनाएगा। देखो रिएक्शन क्या है, ये फिनॉल, ये आपको क्रोमिक एसिड दे रखा है, ये पूरी कंप्लीट करके आ जाए, क्रोमिक एसिड डालेंगे क्या बनेगा। ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद द क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। कॉन्जुगेटेड मतलब एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इधर से आपको कॉन्जुगेटेड ये दे दिया, डबल सिंगल करके डाइकीटोन बन रहे हैं यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बन जाता है जिसको बेंजोक्विनोन बोलते हैं। ये कब बनता है, जब फिनॉल में क्या करेंगे, क्या डाल देंगे, क्रोमिक एसिड। क्लियर है, तो यहां तक आपका ये अल्कोहल फिनॉल खत्म हो चुका है। अब ईथर बचा है, उसको एक साथ कराना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये रिवीजन आपकी एनसीईआरटी के थ्रू सब पढ़ लिया है, कब क्रोमिक एसिड बन रहा है, कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा है, ये सारे आप अपनी एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में ईथर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट में फिर हम जो आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है और अल्कोहल फिनॉल है, इनके सब MCQ असर्शन रीजनिंग को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।